हमें यहाँ सिद्ध करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होती है उसको हम किस रूप में लिखते हैं यहाँ पर p बटा q रूप में। जो परिमेय संख्या होगी उसको हम किस रूप में लिखेंगे यहाँ पर p बटा q रूप में। तो रूट 5 बराबर में क्या आएगा आपका p बटा q। रूट 5 किसके बराबर आएगा आपके p बटा q। जहां p और q पूर्णांक है, जहां p व q पूर्णांक है, इंटीजर है। p और q क्या होंगे आपके इंटीजर है, पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है जो प्लस और माइनस की होती है, 1 2 3 4 5 -1 -2 0 और 5 6, ये आपके क्या होते हैं पूर्णांक। और साथ में हम क्या मानते हैं p व q का सार्वगुणनखंड। इसका मतलब क्या आएगा आपके वैनिष्ठ गुणनखंड एक है। हमने क्या मानी यहाँ पर p और q का सार्वगुणनखंड एक है। अब सार्वगुणनखंड यानी वैनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी देखिए यहाँ पर 3 बटा 6, तो यहाँ 3 और 6 दोनों किससे विभाजित होती है आपकी 3 से विभाजित होती है। 3 और 6 दोनों संख्या किससे विभाजित होती है आपके 3 से। तो 3 एकम 3 में 3 गुना कितना आएगा आपका 6। तो 3 क्या आएगा यहाँ पर 3 और 6 का वैनिष्ठ गुणनखंड। 3 और 6 का क्या आएगा यहाँ पर वैनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब ये दोनों संख्या किससे विभाजित होंगी आपके 3 से। परंतु हमने यहाँ पर क्या माना है कि p और q का सार्वगुणनखंड एक है। इसका मतलब p और q एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। जैसे आपके आएगी 3 बटा 5, 3 और 5 एक साथ किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसका मतलब इन दोनों का सार्वगुणनखंड कितना आएगा आपका 1। इसका वैनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा आपका 1। ये हमें मान रहे हैं कि p और q का सार्वगुणनखंड कितना होगा आपके 1। ये हमने यहाँ पर मान लिया है। अब ये जो हमने माना है उसको हमें क्या करना है यहाँ पर गलत प्रूफ करना है। यदि हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया, यदि इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर गलत प्रूफ कर दिया, तो हमने यहाँ पर क्या माना है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या वो बनेगी आपके अपरिमेय संख्या। तो इसको गलत प्रूफ करने के लिए हमें आगे सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है q को रूट 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई। q को क्या कर देंगे यहाँ पर रूट 5 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या आएगा यहाँ पर रूट 5 q इक्वल टू क्या आएगा आपका p। यहाँ रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ पे वर्ग करने पर रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, कितना आएगा आपका p। q का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आपका q स्क्वायर, और p का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आपका p स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होगा, वैसे आप क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 किसके बराबर आएगा आपके 2 गुणा में 5 के। 10 किसके बराबर आएगा आपके 2 गुणा में 5। इसका मतलब है जो आपके 10 दे रखा है वो आपके 2 से भी विभाजित होता है और 5 से भी विभाजित होता है। यहाँ पर 10 किसके बराबर किसके इक्वल है आपके 2 × 5 के। इसका मतलब होगा 10 आपकी किससे विभाजित होगा 2 से भी और 5 से भी। यही कंडीशन आपके यहाँ पर दे रखा है। p स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपके 5 × q स्क्वायर के। 5 × में क्या आएगा आपके q स्क्वायर के। तो p स्क्वायर किससे विभाजित होगा आपके 5 से। p स्क्वायर किससे विभाजित होगा आपके 5 से। 2 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या मान लिया यहाँ पर इनका सार्वगुणनखंड एक है। इनका सार्वगुणनखंड एक है, तो ये आपस में विभाजित आपके नहीं होंगे। तो p स्क्वायर किससे विभाजित होगा आपके 5 से। तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, इसको क्या मानते हैं आपकी इक्वेशन है फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा आपके p स्क्वायर 5 से
विभाजित होता है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो मान लीजिए जैसे हमारे पास दे रखा 6 आपकी किससे विभाजित होता है, आपके 2 से विभाजित होता है, तो हम इसका दूसरा मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। दूसरा मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 में यदि 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी आएगी आपकी 3। आप यहाँ इसको देख के बता सकते हो इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर दूसरी संख्या आपकी 3 आएगी। परंतु यहाँ पर क्या देखा आपके पी किससे विभाजित होता है, आपके 5 से, पी किससे विभाजित होगा आपके 5 से। अब यहाँ पर हमें पता था कि यहाँ पर 6, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है पी हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, इसलिए यहाँ तो हमने दूसरा गुणनखंड कितना ले लिया 5 3। हमने यहाँ पर 2 के साथ दूसरा गुणनखंड क्या ले लिया यहाँ पर 3, परंतु यहाँ पर हमें पी की कोई वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने दूसरे गुणनखंड को हमने क्या मान लिया यहाँ पर सी। दूसरे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स कोई भी ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर सेकंड वाले नंबर की जगह पर क्या ले लिया हमने यहाँ पर सी। तो पी की वैल्यू क्या मान सकते हैं यहाँ पर, तो माना पी बराबर में कितना आएगा आपका 5c। पी की वैल्यू हमने क्या मान लिया यहाँ पर 5c, क्योंकि 6 था, 6 आपके 2 से विभाजित होता है, तो दूसरी संख्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि दूसरी संख्या आपकी 3 होगी, परंतु हमें पी पता नहीं पी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर एक गुणनखंड तो आपका 5 आ गया, दूसरे गुणनखंड के लिए हमने इसको क्या मान लिया सी। यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, सी की जगह पर हम यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर पी बराबर में 5c। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे वाली आपके समीकरण 1 में रखा है। यहाँ पर हम किसका मान रखेंगे पी का, तो पी का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 5 u का स्क्वायर इक्वल में कितना आएगा आपका 5c का स्क्वायर। इसके स्क्वायर को हम सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा आपका 5 u स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 into 5 का स्क्वायर हम कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर 5 into में 5 देंगे कितना आएगा आपका 25। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 25 c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका c स्क्वायर। इधर ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये आपके कैंसिल हो सकते हैं। 5 हो गया 5 और 5 5 गया 25, तो 5 से 5 और 5 में 25। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपके 5c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा आपके 5c स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि 10 किसके इक्वल होता है आपके 2 into 5 के, तो 10 किससे डिवाइड होता है 2 से भी और 5 से भी, वही कंडीशन फिर से यहाँ पर आ गई। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा आपका 5 into c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है यहाँ पर क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होगा आपके 5 से, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होगा आपके 5 से। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे विभाजित होगा आपके 5 से। अब आपके पी भी 5 से विभाजित हुआ है और क्यू भी किससे विभाजित होगा आपके 5 से। अतः पी बाई क्यू दोनों 5 से विभाजित होते हैं। अतः इन दोनों का सारा गुणनखंड कितना आएगा आपका 5। अतः पी व क्यू का सारा गुणनखंड
जबकि हमने क्या माना था, दोनों का सार गुणनखंड एक है। तो यह हमारी कल्पना का क्या है यहाँ पर, विरोधाभास। अतः यह है हमारी कल्पना का विरोधाभास है। तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। तो ये यहाँ पर जो हमने माना तो क्या होगा, इसका अपोजिट। तो इसका परिमेय का अपोजिट क्या होगा आपके अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय